So good morning to all of you again. Let's start our class. आज हम लोग today's date is 24 Jan और आज बेसिकली हम लोग दो काम करने वाले हैं. एक तो कैलोरीमेट्री के 18 क्वेश्चंस का डिस्कशन एचसी वर्मा का और इसके बाद अपने हीट कंडक्शन को कंटिन्यू करेंगे. कोशिश करेंगे कंडक्शन आज खत्म हो जाए. ठीक है, विल ट्राई आवर बेस्ट. पहले एक बार डिस्कशन शुरू करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है. बच्चों एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. पहले 13 क्वेश्चन में मेहनत है, उसके बाद के क्वेश्चन तो सारे इजी हुए हैं. क्वेश्चन 1. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. जस्ट यू कैन रेज योर हैंड एंड गिव क्वेश्चन नंबर. आप हैंड रेज कर सकते हो और क्वेश्चन नंबर दे सकते हो. Okay, great. Question number 3. Question number 3. Sneha ने hand raise किया. Temperature of equal masses of three different liquids A, B and C are 12, 19 and 28 degree. The temperature when A and B are mixed is 16 degree. यानी equilibrium temperature की बात कर रहा है. B और C 23 degree. What will be temperature between A and C? देखते हैं बच्चों, देखते हैं इसको. मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास A है और मान लीजिए आपके पास B है. A का भी मास m है और B का भी मास m है. स्पेसिफिक हीट होगा इसका SA और इसका स्पेसिफिक हीट होगा SB. ये पहला वाला 12 डिग्री पे है और दूसरा वाला 19 डिग्री पे है. दोनों को जब मिलाएंगे तो ये फाइनली 16 डिग्री पे आके रुक रहा है. तो एक हीट लूज किया है, दूसरा हीट गेन किया है. तो क्या लिख सकते हैं, क्या पहला वाला हीट क्या किया है, पहला वाला हीट गेन किया, दूसरा वाला लूज किया. तो क्या लिख सकते हैं, m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ SA इंटू डेल्टा टी. इसके लिए 12 से 16 गया तो डेल्टा टी कितना है, 4. दूसरे वाले के लिए देखते हैं, m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ B इंटू इसके लिए डेल्टा टी कितना है, 3. तो एक बात तो तय हो गई कि स्पेसिफिक हीट ऑफ A बाई स्पेसिफिक हीट ऑफ B इज इक्वल टू 3/4. दैट्स फर्स्ट पार्ट. दैट्स इक्वेशन नंबर 1. अब देखते हैं उसी तरीके से हम लोग ए बी हो गया, बी और सी के बीच देखते हैं. फिर से बी का भी मास m है और सी का भी मास कितना है, m है. ये 19 पे था और ये 28 पे था और ये बीच में दोनों मिल रहा है तो कितना बन जा रहा है, 23 डिग्री. तो मैं इसके लिए भी कह सकता हूं, इसके लिए स्पेसिफिक SB होगा और इसके लिए स्पेसिफिक SC होगा. तो लिख सकते हैं m SB 19 से 23 जा रहा है तो कितना होगा, 4. और m इंटू SC ये 28 से 23 जा रहा है तो कितना है, 5. तो लिख सकते हैं हम लोग SB बाई SC इज इक्वल टू 5/4. SB बाई SC इक्वल लिख सकते हैं हम लोग 5/4. अब ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 2. हमको A और C के बीच पूछ रहा है, हमको A और C के बीच पूछ रहा है. तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को मिला लेते हैं. तो एक बार A और SC का रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, SA बाई SB इंटू SB बाई SC इज इक्वल टू 3/4 इंटू 5/4. कितना हो गया, 15/16 हो गया, 15/16 हो गया. क्या बोलिए, ये कितना आ गया, 15/16. 15/16 हो गया मेरा SA बाई SC का रेशियो. A और C के स्पेसिफिक हीट का रेशियो आ गया 15/16. गौर से देखते हैं, लास्ट केस लेना है बच्चों. हम लोग को लास्ट केस लेना है कि मान लीजिए हमारा A जो था उसका स्पेसिफिक हीट SA है और ये अभी 12 डिग्री पे है और हमारा SC जो है SC जो है वो अभी 28 डिग्री पे है. तो बीच में ये दोनों मिलेगा तो किसी T टेम्परेचर पे आके रुकेगा. तो मान लेते हैं m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ A इंटू डेल्टा टी कितना होगा, Tm माइनस 12 इज इक्वल टू m इंटू SB इंटू 28 माइनस Tm. mm कैंसिल हो गया. हम जान
एस सी है, सॉरी एस सी है, एस सी। हम एस ए बाई एस सी का वैल्यू जानते हैं, एस ए बाई एस सी का वैल्यू जानते हैं, और ये 28 माइनस टी एम बाई टी एम माइनस 12। इज इट क्लियर? क्या ये हो जाएगा? क्या अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को थोड़ा इधर लेके आए, नीचे लेके आए, तो क्या ये बड़े आराम से नहीं हो जाएगा क्या? 15/16, 15/16 इज इक्वल टू 28 माइनस टी एम बाई टी एम माइनस 12। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? Yeah, done. Question number 4. Question number 4. Question number 4. Doubt, Harsh? देखते हैं, कोई नहीं सर, काफी लोगों का डाउट है, देखते हैं। 4 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 8 सेंटीमीटर क्यूब का एक क्यूब है, are taken out from a refrigerator and put in 20 ml of drink at 10 degrees Celsius. ठीक है? The temperature of drink when thermal equilibrium is attained. Oh. Just give me a second. चलिए मैं देखता हूं। पहली चीज देखते हैं कि है क्या ये। तो एक 200 सेंटीमीटर क्यूब का एक मेरे पास एक ड्रिंक है, ठीक है? कितना है? एक ड्रिंक है 200 मिलीलीटर का, 200 मिलीलीटर, ठीक है? और ड्रिंक है 200 मिलीलीटर का ड्रिंक है, ड्रिंक का डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है? ड्रिंक का डेंसिटी दिया हुआ है, हाँ, डेंसिटी ऑफ ड्रिंक दिया हुआ है, ठीक है? अब गौर से देखते हैं, तो 200 मिलीलीटर का ड्रिंक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ आइस क्यूब्स डाल रहे हैं, आइस क्यूब डाल रहे हैं, ठीक है? आइस क्यूब डाल रहे हैं, बिल्कुल सही है। हमको दोनों का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का आइस क्यूब दिया हुआ है। मेरा बस एक ही फोकस है, ठीक है बच्चों? मेरा फोकस बहुत क्लियर है कि हम दोनों का मास निकाल ले, पहले तो दोनों का मास निकाल ले, ठीक है? एक चीज और है कि taken out from a refrigerator and put into 200 milliliter of drink at 10 degrees Celsius. Temperature of drink when thermal equilibrium is attained. Is the ice cubes are melt completely. Then find the amount melted. Find the amount melted. Assume that no heat is lost to the outside the heat. Then still the इसमें एक पॉइंट आता है, इसमें एक पॉइंट आप कहा सकता है कि सर ये 200 मिलीलीटर वाला जो है, हर्ष आपको डाउट जो आया होगा इसमें, जो मेरा अंदाजा है कि 200 मिलीलीटर का जो लिक्विड है, इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, ठीक है? ये क्या लिया था आपने, बताइए? क्वेश्चन जब सॉल्व किया था तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 200 मिलीलीटर क्या लिया था? नहीं दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर पुट इन टू ड्रिंक एट 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। नहीं सही है ब्रिगेड, आपको ये तो 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, आपको ये 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है? और आइस क्यूब भी आपको 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है आपको, ठीक है? आइस क्यूब भी 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द ड्रिंक व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, ठीक है? तो पहला वाला आंसर बहुत क्लियर है कि थर्मल इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम तो बहुत क्लियर है कि दोनों, ये 10 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर मैं इसको देखूं, इसका मास निकालूं, मुझे कोई बताएगा क्या मास ऑफ लिक्विड कितना आया था? एनीवन सॉल्व किया हो तो मास ऑफ लिक्विड कितना आया था? क्या 200 ग्राम आया था क्या ऑलमोस्ट 200 ग्राम आया था क्या? 200 मिलीलीटर का मास अगर 1000 केजी पर मीटर क्यूब है तो ऑलमोस्ट 200 ग्राम आया था क्या? 0.2 केजी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो आइस क्यूब, हम देखते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर फॉल होगा 10 डिग्री सेल्सियस का, ये 10 से कहां जाएगा? ये फॉल करके कहां जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। और ये आइस क्यूब तो कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, ठीक है? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्यूब का क्या होगा? मेल्टिंग होगा। आइस क्यूब का क्या होगा? मेल्टिंग होगा। तो मैं ऐसा देखता हूं कि मान लीजिए कि आपका ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड हीट को लूज करेगा। कितना लूज करेगा? m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। अब मास कितना लेंगे? 0.2। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड कितना दिया हुआ है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ड्रिंक दिया हुआ है 4200 इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 8400 जूल ये एनर्जी लूज कर देगा, ठीक है?
अब बड़ी सिंपल सी बात है कि मान लीजिए ये जो आइस मेल्ट होगा इसको कितनी एनर्जी चाहिए, तो आइस का मास कोई निकाल सकता है क्या? आइस का मास देखो तो कोई, आइस का डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, बोलिए आदर्श। आदर्श अनम्यूट कर दिया है। मैं बोल रहा हूं आइस की डेंसिटी दी गई है 900 केजी पर मीटर क्यूब, 900 केजी पर मीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो कितना हो जा रहा है? 9 8 7200, 7200 into 10 to the power -6, it is equal to 0.07 something, क्या आएगा 000072, आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट क्या होगा, तो m इंटू कितना होगा L, m कितना होगा 8 इंटू 4 है, 4 इंटू 0.072 इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 3.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल है शायद, ठीक है। मेरा पॉइंट क्या है कि ये याद रखिए बच्चों, ये कन्वर्जन वाला केस है, जब दो फेजेस कन्वर्ट हो रहे हैं। मेरा क्या पॉइंट है कि आप ऐसा देखो कि आदर्श अनम्यूट करने के लिए कह रहे हो, बोलो आदर्श। आवाज नहीं आई आदर्श, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आदर्श, बिल्कुल आवाज नहीं आई आदर्श। राहुल बोलिए। 0.072 ना होगा सर यहाँ। 0.072 होगा, 0.0072 होगा ना? यस सर 0.072 है सर, वही बोल रहा हूँ। नहीं 0.0072 होगा मैं कह रहा हूँ। यस सर वही तो सर, लेकिन यहाँ सर देखिए लिखे हैं 0.07। क्या गलत दिखाओ, ऊपर वाला ठीक है ना? ठीक है, चलो। तो बच्चों अब हमको करना क्या था, ये बिल्कुल ये फेज चेंज वाला प्रोसेस था। हमारे पास कुल 2 एंटिटीज थी। हमारे पास एक एंटिटी था ये वाटर वाला, और हमारे पास एक एंटिटी था ये वाला। हमको इतना पता है कि इसको 0 डिग्री पे लाने के लिए 8400 जूल लगेगा, और इसके लिए अगर मान लो मैं कहूं, इसके लिए मैं बोलूं कि मेरे पास m कितना है 7200 इंटू 10 टू द पावर -6। टोटल नंबर ऑफ एस क्यूब्स कितने हैं? 4। एस कितना है मेरे पास? स्पेसिफिक हीट मेरे पास है आइस का, सॉरी लैटेंट हीट है मेरे पास 3.4 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। गौर से देखिए ये पावर कैंसिल हो गया, 7200 इंटू 4 इंटू 3.4 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, ये ऑब्वियसली ज्यादा आ रहा है, बोलिए हर्ष। हर्ष हैंड रेज कर लो, हाँ बोलो हर्ष बोलो। सर जो मास ऑफ वाटर निकला है ड्रिंक का, वो तो 0.2 इंटू 10 की पावर 3 करने पे 0.2 केजी कैसे आ गया? मैंने बोला कि 200 मिल, तुमने बोला था ना कि यस सर ठीक है, मैंने बोला था कि मास कितना 200 मिलीलीटर है, 1 मिलीलीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है? तो सेंटीमीटर क्यूब नहीं, वो मीटर क्यूब में चल रहा है ना। नहीं, मेरा पॉइंट कितना है, आपको इस पे दिमाग नहीं लगाना, आपको केजी में बदलना है सीधा सीधा। मिलीलीटर है, मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलो। 1 मिलीलीटर, एक लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है? 1000। यस सर। ठीक है, यानी 1 लीटर में क्या लिख सकते हैं? 1000 मिलीलीटर होता है। हाँ क्या कह सकते हैं? 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यस सर। कह सकते हैं। मेरे पास अभी मेरे पास लिखा हुआ है 200 मिलीलीटर है, मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब है। 200 सेंटीमीटर क्यूब है मेरे पास, यानी मेरे पास मास जो है, मेरे पास जो वॉल्यूम है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -6। यस सर। ये मेरा वॉल्यूम हो गया। मेरी डेंसिटी कितनी दी गई है? 1000 दिया गया है क्या? यस सर। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -3 बचेगा क्या? ओके सर, वही कन्वर्जन मेरा गलत था, इसलिए आंसर गलत आ रहा अब था। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको दोनों का समझ में आ गया। अब आपको लगता है क्या कि पूरा आइस मेल्ट होगा? खुद सोचो, क्या आपको लगता है क्या आपको लगता है क्या कि पूरा आइस मेल्ट होगा? गौर से देखो, पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए इतना जूल चाहिए, लेकिन 0 डिग्री आने तक ये इतना ही जूल देगा।
इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगा। जब आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगा तो क्या ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही नहीं हो जाएगा? बोलिए, क्या हमारा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, मैं कह रहा हूं कि मुझे पूरा मेल्ट करने के लिए 50,000 जूल चाहिए, लेकिन मैं 4,000 जूल ही दे सकता हूं, मतलब कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। बोलिए, इज इट क्लियर? क्या तो पहला तो केस एकदम क्लियर है। अब पहला केस क्लियर है कि क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल उठता है दूसरा। हाँ स्नेहा बोलिए। दूसरा सवाल उठता है कि अगर आइस क्यूब पूरा मेल्ट नहीं कर रहा है तो कितना मेल्ट हो रहा है? तो अब मैं कह सकता हूं कि अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मान लीजिए एट 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं कि आइस क्यूब मास m मेल्ट हुआ है, तो m इंटू क्या होगा? लेटेंट हीट इज इक्वल टू ये 8400 जूल जो हमको चाहिए वो कितना है? 0 डिग्री पे आने के लिए चाहिए, निकाल लेंगे हम लोग। कोई नहीं स्नेहा, मैं दोबारा समझा देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल टेक 30 सेकंड्स। मैं दोबारा समझा देता हूं, दिक्कत हो रही है मैं बता देता हूं, बीच से ज्वाइन किया। जल्दी से ध्यान दे दो, खाली कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा इस बार, मैं इस बार खाली समझाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दूंगा इस बार। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि मेरे पास ना एक लिक्विड है, ठीक है, और मेरे पास कुछ क्यूब्स हैं, आइस क्यूब्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्यूब्स मेरे 0 डिग्री सेल्सियस पे और ये मेरा 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब दोनों को मिला देते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा? 10 डिग्री वाला थोड़ा ठंडा होगा, 0 डिग्री वाला थोड़ा गर्म होगा। अब 0 डिग्री वाला गर्म नहीं होगा, पहले 0 डिग्री वाला कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। तो मैंने इतना कहा कि हमको पता नहीं है कि दोनों कैसे चलेगा। मैंने बताया था जब फेज कन्वर्जन हो तो हिट एंड ट्रायल करते हैं। तो मैंने ऐसा कहा कि मान लीजिए इस लिक्विड को 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस आने में कितनी एनर्जी लग रही है। तो हमने देखा कि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 8400 जूल, यानी 8400 जूल। हमने देखा कि पूरा उसी दौर में क्यूब मेल्ट होगा, ठीक है। तो लिक्विड मेल्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। लिक्विड जब हम लोग इस लिक्विड को जब हम लोग आइस को मेल्ट करने की कोशिश करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, इस वक्त हमने देखा कि टोटल जो हीट चाहिए मेल्ट करने के लिए वो आ रहा है लगभग 7200 इंटू 3.4 इंटू 4। ये तो ऑब्वियस बात है कि जितने देर में 10 से 0 पहुंचेगा वो 8400 जूल देगा, लेकिन 0 डिग्री पे ही उसको पूरा मेल्ट करने के लिए कई गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसका मतलब कि जब 0 पे ही आके रुक जाएगा और थर्मल इक्विलिब्रियम 0 पे अटेन हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि जब 0 पे आके रुकेगा तो पूरा तो मेल्ट होगा नहीं, यानी ये पूरा एनर्जी तो उसको मिल नहीं रहा है। तो मैं ऐसा मान लूंगा कि मान लेता हूं कि m मास ही मेल्ट कर रहा है, तो m इंटू क्या लिख देंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मस्ट बी इक्वल टू 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस आने तक कितना दिया है? 8400 जूल। अब हमारा मास निकल जाएगा कितना मेल्ट हुआ है। ए और बी दोनों पार्ट इसका सॉल्व हो गया, ठीक है, क्लियर है। लेट्स गो टू फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव मेनी डाउट्स। चलो बच्चों देखते हैं, काफी लोगों का डाउट है, मृगांक का भी मृगांक ने पूछा है और निशिता, सोनिया, चलो कोई नहीं, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। Indian style of cooling drinking water is to keep it in a pitcher having porous walls, ठीक है। Water comes out the surface very slowly and evaporates. मैं पढ़ लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को। Most of the energy needed for evaporation is taken from water itself, ठीक है, and water is cooled down, ठीक है, and water is cooled down. Assume that pitcher contains 10 kg of water. पिक्चर में क्या है? 10 kg of water है, 10 kg of water है पिक्चर में, ठीक है, 10 kg of water and 0.2 kg of water comes out per second, ठीक है। और हर सेकंड में ये पूरा का पानी जो आ रहा है कितना आ रहा है? 0.2 kg per second. Assume that no backward heat transfer from the atmosphere to water.
कैलकुलेट टाइम इन विच टेम्परेचर डिक्रीज बाय 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, देखते हैं बच्चों, पूरा प्रोसेस समझ लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। मैं कह रहा हूं कि एक पानी का कंटेनर है, उसका जो वॉल्स है ना वो पोरस है। पोरस का मतलब क्या होता है कि उसमें बाहर से लीक कर सकता है, और पानी जैसे ही बाहर आ रहा है वो इवेपोरेट हो जा रहा है। ठीक, पानी क्या हो जा रहा है, इवेपोरेट हो जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि इवेपोरेट कर रहा होगा, तो इवेपोरेट करने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो हीट चाहिए होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो टी टाइम तक चलेगा। ये पूरा प्रोसेस क्या है, टी टाइम तक चलेगा। तो टी टाइम में टोटल मास कितना निकलेगा, टोटल मास इवेपोरेटेड कितना होगा, टोटल मास इवेपोरेटेड कितना मास बाहर निकलेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 0.2 ग्राम है, 0.2 ग्राम है, यानी 0.2 ग्राम है, यानी इंटू 10 टू द पावर -3 kg है। को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टी से। 1 सेकंड में इतना ग्राम है तो टी टाइम में इतना ग्राम होगा। तो ये आपका हो गया टोटल मास इवेपोरेटेड इन टी टाइम। अच्छा, इसको करने के लिए हमको हीट चाहिए होगा, वो हीट कितना होगा, डेल्टा क्यू हीट कितना होगा, m इंटू कितना होगा, l होगा। क्या, m इंटू l। तो मेरे पास मास तो है ही 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना दिया हुआ है, 2.27 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर केजी। हो गया, इतना हीट हमको चाहिए इतने टाइम में इवेपोरेट करने के लिए। वो देगा कौन, वो दे रहा है खुद वाटर, क्योंकि वाटर की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। टेम्परेचर उसका कम हो रहा है, कितना हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि वाटर कितना हीट आपको देगा, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू कितना होगा, ms डेल्टा टी। लिखा हुआ है कि पानी जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल कर रहा है। तो पानी का मास कितना है, 10 kg। स्पेसिफिक हीट कितना है, 4200 4200, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 5, और ये टाइम मल्टीप्लाइड है इसमें। ठीक है, तो अगर गौर से देखें तो दोनों हीट क्या होना चाहिए, इक्वेट कर देना है अपने को। तो क्या आ जाएगा, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2.27 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 10 इंटू 4200 इंटू 5। जस्ट सॉल्व इट, इसको आपको सॉल्व करना है। आपको टाइम निकल जाएगा, टाइम पहले वाले मल्टीप्लाइड है, टी ना, अब आपको टी निकल जाएगा। सीधा सीधा अगर मैं t बोलूं तो t कितना है, तो t वुड बी इक्वल टू 10 इंटू 4200 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 2.27 इंटू 10 टू द पावर 3। सॉल्व कर लीजिए इसको। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? मैंने कहा कि दो लोग हैं, एक पानी है और एक जो पानी बाहर निकल रहा है। जो पानी बाहर निकल रहा है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जो पानी कंटेनर के अंदर है वो हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलिए आदर्श, सर आवाज आ रहा है? बोलिए। सर वो हमको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बढ़ाइए ना, उसमें कुछ डाउट था। बोलिए। सर वहाँ पे आप जो अगर आइस वाटर में चेंज हो रहा है तो आइस का मास आप गलत लिए हैं। कैसे बताओ? सर अगर आइस का मास होगा 288 इंटू 10 का पावर -4 ना। इसका मास लिया कहाँ है अभी, चेक कर लेते हैं। हाँ बोलो, कितना क्या लिया है, बोलो। हाँ सर अगर आइस का, हाँ ठीक, बोलो। आइस का वॉल्यूम हो जाएगा 32 इंटू 10 का पावर -4 -6 32 सेंटीमीटर क्यूब होगा, पहले इस पे आता है। इंटू 10 का पावर -6 मीटर क्यूब में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 900। डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी कितना दिया हुआ है मेरे पास? नहीं, मैंने 1 का वॉल्यूम लिया था ना, मैंने बाद में 4 मल्टीप्लाई किया था ना, मैंने 8 लिया था, मैंने बाद में ठीक है मल्टीप्लाई किया उसको इक्वेशन में। आपको पूरे का एक साथ निकाल लिया, मैंने 1 का निकाला था कल क्यूब का। और सर वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.4 इंटू 10 का पावर -5 10 का पावर 5 है। 5 है। ये डेटा दिख नहीं रहा था यहाँ पे। ये सब लोग ध्यान दो, इस क्वेश्चन में 3.4 इंटू 10 टू द 5 है। ये आदर्श बुक देख के बता रहा है ना आदर्श? यस सर। ठीक, ये दैट्स करेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है।
हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी, पहले 13 क्वेश्चन में मेहनत है। 6 में डाउट है? ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में काफी लोगों को डाउट होगा, इट्स गुड क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास क्या है, एक आयरन है, ठीक है, आयरन है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, हीटेड टू हाई टेम्परेचर, प्लेस्ड ऑन अ लार्ज ब्लॉक एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। The cube melts down, it displaces the water and sinks, ठीक है। The final equilibrium position, its upper surface goes just inside the water, ठीक है। Find the initial temperature of the cube, ठीक है। Neglect any loss of heat। पहले देखते हैं क्या करेंगे, पहले हम आइस की बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। देखते हैं, अच्छा सवाल है ये, हम आइस की बात करने वाले हैं। एक काम करते हैं, मान लेते हैं let V be the volume of so high temperature, ठीक है। Let V be the V be the volume of cube, ठीक है, क्यूब। लेट्स V be the volume of cube। आइस क्यूब की वॉल्यूम को हम मान लेते हैं, कुछ क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं, ठीक है। और इनिशियल टेम्परेचर को मान लेते हैं, कुछ T मान लेते हैं, इनिशियल टेम्परेचर को T मान लेते हैं। आइस क्यूब ऑब्वियसली 0 डिग्री पे तो नहीं होगा ना, किसी टेम्परेचर पे होगा, ठीक। अब मान लेते हैं किसी टेम्परेचर T पे होगा। अब क्यूब का होना क्या है, T टेम्परेचर से 0 डिग्री पे आना है क्यूब को, सीधा सीधा। मैं V वॉल्यूम मान लिया हूं, तो एक बात तो तय है कि मास ऑफ क्यूब कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी 8000 इनटू V, ठीक। अगर मास क्लियर है तो अगर हमको इसका हीट निकालना है, टोटल हीट निकालना है, तो क्या होगा, ms डेल्टा T होगा। तो m कितना है मेरा, 8000 B इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट आइस, दैट बॉडी कितना है, स्पेसिफिक दिया हुआ है 470 जूल पर केजी, इनटू डेल्टा टी कितना होगा, तो T माइनस 0, यानी मेरे पास कितना हीट ये देगा ये तो क्लियर हो गया, इनटू 470 T। ये इतना हीट ये जो क्यूब है वो रिलीज करेगा। तो क्यूब का हालत देखो क्या है, क्यूब किसी टेम्परेचर पे था, आइस पे रखा, वो ठंडा होगा, क्योंकि आइस का मास नहीं दिया तो हम आइस को बहुत बड़ा मान लिया, ठीक। ये इतना हीट देगा। अब सवाल उठता है कि जो हीट देगा ये जाएगा कहां, ये जाएगा क्यूब में, और क्यूब को ये क्या करेगा, मेल्ट करेगा। ये क्यूब को क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा। तो एक बात तो तय है कि क्यूब कितना होगा, क्यूब को देखें अगर, तो अगर आइस क्यूब को देखें, अगर आइस को देखें तो हीट कितना, ये हीट क्या हो जाएगा, मेल्ट कर देगा, और कितना होगा, m into L, ठीक है, m into L। क्लियर है? जस्ट लोअर योर हैंड, आई एम लुकिंग एट, मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब बात आती है कि दो चीज होगी, एक ने हीट दिया, दूसरे ने हीट लिया, ठीक। अब जो हीट लेने वाला है वो क्या होगा, m into L हो गया। अब m कितना है, तो m हमको निकालना पड़ेगा डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है, डेंसिटी हमको पता है, आइस क्यूब का दिया हुआ डेंसिटी ऑफ आइस 900 केजी पर मीटर क्यूब, इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू कितना हो जाएगा, L। क्लियर? ये मेरा आइस क्यूब हो गया। अब इतना तो तय है कि दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे, ठीक। लेकिन एक और अपने को रिलेशनशिप चाहिए होगा इन दोनों के बीच का, वो क्या है, तो वो कह रहा है कि क्यूब मेल्ट्स बोला, क्यूब मेल्ट्स एंड आइस बिलो इट, ठीक है। तो क्यूब क्या हो जा रहा है कि मेल्ट करेगा, और क्यूब ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो आप खुद सोचो कि जब कोई बॉडी कंप्लीटली डूब जाता है, जब बॉडी कंप्लीटली डूबता है तो उस वक्त की हालत क्या होती है। उस वक्त आप समझो कोई बॉडी कंप्लीटली डूब रहा है, तो उस वक्त आपका ऑलमोस्ट सिंक कर रहा है। तो आप तो इतना ही कहोगे ना, कि टोटल वॉल्यूम जो आइस वॉल्यूम दोनों क्या होगा, नहीं वॉल्यूम सेम क्यों होगा, हर्ष आपने कहा कि दोनों वॉल्यूम सेम ले लेंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं बायंसी मस्ट बी लेस देन वेट, यानी आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट बायंसी जो होगा वो ऑलमोस्ट एफ बी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए, ठीक बात है।
तो बिल्कुल सही, वॉल्यूम सेम नहीं होगा हर चीज। यहाँ पे बात होगी कि आपका जो ये बायंसी फोर्स है ये ऑलमोस्ट कितना इक्वल टू होना चाहिए, वेट हो जाना चाहिए। बोलिए क्लियर है क्या? बायंसी फोर्स आपका वेट होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि इस V और VI के बीच में एक रिलेशनशिप आ चुका है, ठीक है। और दूसरा रिलेशनशिप कहां से आ जाएगा? FB और वेट के बीच में आ जाएगा, ठीक है। एक चीज और है कि क्यूब जो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, क्यूब जो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, ये पानी के अंदर आएगा। ऑब्वियसली आइस क्यूब हेवी है, तो ये पूरा का पूरा पानी क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं कि हम लोग ऐसा लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारा ये जो VI है, VI जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या है? V, यानी समझो बात को क्या है, जितना लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना ही आइस क्यूब क्या हो रहा होगा? मेल्ट हो रहा होगा, ठीक है। इस केस में अपने को एजम्पशन सिर्फ इतना लेना पड़ेगा, इतना लेना पड़ेगा कि द वाटर मेल्टेड विल बी वाटर डिस्प्लेस्ड, विल बी क्या होगा? वाटर डिस्प्लेस्ड। सिंपल सी बात है, सही बात भी है कि आयरन की डेंसिटी बहुत हाई होती है। आयरन की डेंसिटी क्या होती है? वेरी हाई होती है, अंदाजा भी लगाओ तो वो पूरा का पूरा क्या होगा? सिंक करेगा। तो वो एक्चुअली वो सरफेस को लूज ही नहीं करेगा, वो एक्चुअली सरफेस को कभी लूज ही नहीं करेगा। आप ऐसा समझो कि आइस क्यूब रखा हुआ है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो पानी का लेवल बढ़ रहा है और कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उतना ही वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। तो VI को V से क्या कर दो? इक्वेट कर दो, खाली अननोन क्या बचेगा? टेम्परेचर T। तो क्या आ जाएगा? 8000 इंटू 470 इंटू T इज इक्वल टू 900 इंटू लैटेंट हीट। बोलिए क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? टिल्ट यहां पे ये दोनों का अपने, हाँ आंसर डाउट है? बोलिए। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, डोंट वरी। एक सवाल बड़ा सिंपल आया कि सर ये वॉल्यूम सेम आपने कैसे ले लिया? यानी मैंने आइस का वॉल्यूम और लिक्विड डिस्प्लेस सेम ले लिया। एक बात देखना, एक बार मैं कह रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, इसको देखिएगा कि मान लीजिए आपके पास सॉलिड, आपके पास आयरन रखा हुआ है, ठीक है, आयरन रखा हुआ। मान लीजिए कि आइस मेल्ट होना शुरू होगा, तो आइस मेल्ट होगा शुरू होगा तो क्या होगा? इतना मेल्ट होगा, ठीक। अब बात आती है कि आपका ये जो क्यू है, जो टोटल आइस इमर्स हुआ है आइस के अंदर, ठीक है, ये कितना होगा? मान लीजिए आपने लिक्विड डिस्प्लेस कितना किया है? मान लीजिए लिक्विड डिस्प्लेस कितना किया है? VD, ठीक। क्या ये आपका लिक्विड डिस्प्लेस जो है, आप खुद सोचो, क्या ये लिक्विड डिस्प्लेस जो है क्या मेरे इस वॉल्यूम के इक्वल नहीं है क्या? क्योंकि वो तो ग्राउंड पे ही है ना। मैं कह रहा हूं कि वो तो ग्राउंड पे ही है ना पूरा का पूरा। वो उठा है क्या? प्रियांक, मैं कह रहा हूं कि क्या वो आइस क्यूब ऊपर उठा है क्या? बोलो। तो क्या वॉल्यूम दोनों सेम नहीं होगा? जब आइस क्यूब ग्राउंड को छोड़ा ही नहीं है तो क्या वॉल्यूम सेम नहीं ले लेंगे हम लोग? क्योंकि आपका फॉर एग्जांपल एक देखो, एक एजम्पशन होता है ना कि हम पानी में वो फ्लोट कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि वो उठ ही नहीं रहा सरफेस से, ठीक है। खैर, आकांक्षा अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए। सर आप वो सर ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाइए एक बार। बोलिए। सर हमको वहाँ पे समझ नहीं आया है, डेल्टा Q इक्वल टू ML क्यों लिए हैं सर आप? वहाँ पे ऐसे समझा रहा हूं, दो इसके पार्ट। पहला पार्ट है कि दो बॉडीज हैं, एक है एक क्यूब है जो 10-20 डिग्री सेल्सियस पे, और एक आइस है। आइस पे रखेंगे तो ऑब्वियसली वो ठंडा होगा, एक गर्म होगा। तो ऊपर वाला बॉडी हीट को लूज करेगा, नीचे वाला बॉडी हीट को गेन करेगा। हीट को लूज किया वो तो बता दिया, डेल्टा Q इक्वल टू MS डेल्टा T। आइस हीट को गेन करेगा तो क्या होगा? आइस मेल्ट होगा ना। आइस कैसे मेल्ट होगा? M×L होगा क्या? तो हमने बोला कि हमको नहीं पता है कितना वॉल्यूम मेल्ट होगा, तो मैंने वॉल्यूम मान लिया कुछ VI आइस का, ठीक। हमको नहीं पता था कितना मेल्ट होगा, मैंने VI ले लिया। तो ये डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू वॉल्यूम होता है क्या? अच्छा, ये क्या हो गया? मास। तो M×L नहीं हो गया। मैं बोलूं कि कितना मेल्ट हुआ, तो आइस मेल्ट हुआ M कितना होता है? 900 इंटू क्या हो जाएगा? VI। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7. 8. Question number 8. I've not got any request. Question number 9. एक्स्ट्रा ने हैंड रेस किया 9th में. देखते हैं. On a winter day, temperature of the tap water is 20 degrees Celsius, whereas room temperature is 5 degrees Celsius. What is the water stored tank household? If the possible to hit availability of water. बस में क्या दिक्कत हुआ इसमें? देखते हैं. On a winter day, देखो ये एनर्जी कंजर्वेशन का सीधा सीधा सवाल है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें. On a winter day, temperature of tap water is 20 degrees Celsius है, whereas room temperature is 5 degrees Celsius. Water is stored in tank. तो बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है. ठीक है. वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक ऑफ कैपेसिटी 0.5 मीटर क्यूब ऑफ हाउस होल्ड वाटर. देखो सिंपल सी बात है कि वाटर का ना डेंसिटी पता है आपको कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब. नहीं दिया हुआ है फिर भी दिमाग में रख लेना है इसको. वॉल्यूम दिया हुआ है 0.5 मीटर क्यूब. ठीक. तो मास कितना होगा वाटर का मास? ये पूरा वाटर का हिसाब बता रहा हूं. वाटर मास ऑफ वाटर कितना होगा? 1000 इंटू 0.5 कितना हो गया? 500 kg. 500 kg वाटर हो गया. ठीक है. अब ये वाटर जो है वो कहां से कहां जा रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस. ठीक. तो मैंने क्या कहा कि इतना हीट, इतने के लिए हीट कितना चाहिए होगा? ms डेल्टा टी चाहिए होगा. m दिया हुआ है 500 इंटू s कितना दिया हुआ है? s होता है 4200 4200 इंटू डेल्टा टी कितना है? 15. इज इट क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए कि इफ इट वेयर टू, इसी हीट को यूज करना है 10 kg मास को लिफ्ट करने के लिए. तो मान लीजिए बच्चों की एक m है 10 kg, इसको हमको h हाइट पे लेके जाना है तो कितना एनर्जी चाहिए होगा? हमको mgh चाहिए होगा. क्या बोलो, क्या दोनों एनर्जी को इक्वेट नहीं कर दें? mgh इक्वल्स टू 10 इंटू g का वैल्यू 10 इंटू हाइट h मस्ट बी इक्वल टू 500 इंटू 4200 इंटू 15. किसी को दिक्कत है क्या? जस्ट लेट मी नो. मैंने कहा कि वाटर में जो हीट मिल रहा है वो कन्वर्ट कर रहा है mgh में. बोलिए मृगांक, क्लियर है? आदर्श, इज इट क्लियर? जितने लोगों ने भी डाउट पूछा था, सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था. क्वेश्चन नंबर 10. खूब क्वेश्चन हमने किया इस तरह का. क्वेश्चन नंबर 10. 11 12 13 14 13 में डाउट है. अवैन स्टॉप्ड है 54 किलोमीटर पर आवर है. Stopped in 10 seconds. Assume that all mechanical energy lost as thermal energy of the brake is find the average rate of production of heat in thermal. देखो सिंपल सी बात है. मेरा तो पहले तो मेरा ना कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ. देखो यहाँ भी वही है कि एक बॉडी है जो 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, यानी आपको भी पता है 15 मीटर पर सेकंड से वो सडनली 0 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रही है, यानी रेस्ट पे आ गया. तो इसके चक्कर में कितना एनर्जी का लॉस हुआ, कितना एनर्जी का चेंज हुआ? तो क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर. ये टोटल एनर्जी का चेंज हुआ. ये टोटल एनर्जी क्या हुआ? चेंज हुआ. अब ये एनर्जी जो चेंज हुआ है, ये एनर्जी चेंज हुआ है कितने सेकंड में? टोटल रेट कितना रहा? रेट अगर बोलूं तो मैं एनर्जी पर मीटर. ठीक है आदर्श, बिल्कुल सही है. एनर्जी निकल गया. खाली बस ये जूल पर सेकंड में आ रहा है, सो कैलोरी पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे मृगांक. ये जूल पर सेकंड है, इसको कैलोरी पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे.
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 15, 15 में डाउट है। देखो इसमें आपको डाउट नहीं है, आपको सिर्फ एक पॉइंट समझ में नहीं आया यहाँ पे, वो क्या है, कोलाइड इन इलास्टिकली क्या होता है। याद रखना, कभी इस तरह का शब्द, ये शब्द आए कोलाइड इन इलास्टिकली, मतलब कि दोनों एक दूसरे से ग्लू कर गया है। यानी पहले देखिएगा, पहले 10 केजी की एक बॉडी थी, दूसरी 20 केजी की बॉडी थी। एक जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरा जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से। दोनों कंबाइन हुआ, दोनों कंबाइन हुआ और कंबाइन होकर करके दोनों चिपक गया और एक डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। दोनों की स्पीड कितनी है, 30 केजी हो गई है। ठीक, यही है इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, जस्ट इतना ही कह रहा हूं, अभी कोलिजन पूरा पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं इलास्टिक इनइलास्टिक, कंप्लीटली इनइलास्टिक का मतलब होता है दोनों ग्लू कर जाएगा। ठीक है, इतना ही अभी जानते हैं। तो मैं इसमें क्या लॉजिक लगाऊं, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा। तो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे आप, तो क्या कहोगे कि इधर इधर को प्लस मान लो और इधर डायरेक्शन को माइनस मान लो। क्या लिखते हैं 20, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था, 20 का 20 था, 20 का 20 था, 20 का m इंटू वी था, या माइनस 10 इंटू कितना था 10, फाइनल इक्वल्स टू कितना होगा 30 इंटू वी। मैंने लगाया क्या, याद रखना बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया तो कितना आ गया, 400 माइनस 100 300 इक्वल्स टू 30 इंटू वी, यानी वी आ गया फाइनली 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों अब आ गया आपके पास फाइनल स्पीड कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। आपको सिर्फ इतना करना है कि टोटल इनिशियल एनर्जी निकालनी है और टोटल फाइनल एनर्जी निकालनी है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। बोलिए, क्लियर है क्या, बोलिए हर्ष, मृगांक, इज इट क्लियर। इनइलास्टिक कोलिजन है, टोटल जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वही क्या होगा, वही एनर्जी का लॉस और गेन होगा। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 16, मैं हिंट कर रहा हूं, आप आगे जाके दोबारा ट्राई करें। अगेन क्वेश्चन बनना चाहिए था। A ball is dropped from a height इतना after collision it rises up to 1.5 meter. Assume that 40% of mechanical energy lost goes on as thermal energy. ठीक है, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बनना चाहिए था। आप कैसे बताता हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ कि एक बॉल को ड्रॉप किया है, कितने मीटर से ड्रॉप किया है, 2 मीटर से, और फाइनली वो कहां पे आ रहा है, 1.5 मीटर पे आ रहा है। इसका तय मतलब नहीं है क्या कुछ एनर्जी का लॉस हो गया है। क्या आप लोग नहीं मानते हो क्या कि 2 मीटर पहले हाइट पे था और अभी 1.5 मीटर पे आ रहा है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ एनर्जी लूज कर गया है। तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास फाइनल एनर्जी कितनी है, तो मैं बोलूंगा m इंटू जी इंटू 1.5, और इनिशियल कितना था, m इंटू जी इंटू 2। 9 बता दीजिए हर्ष आता हूं मैं, एक सेकंड रुक जाओ। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा चेंज इन एनर्जी कितना हुआ है, तो क्या लिख सकता हूँ, m इंटू जी इंटू 2 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है, ये चेंज इन एनर्जी हो गया। अब मैंने बोला कि मेरा चेंज इन एनर्जी हो गया, तो इसका 40% ऑफ एनर्जी, 40% ऑफ एनर्जी का मतलब 40% ऑफ चेंज इन एनर्जी इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू हीट। कितना, m इंटू s इंटू डेल्टा टी। 40% जो मेरा जो एनर्जी लूज हुआ है उसका एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो 40 बाई कितना हो जाएगा, 100। चेंज एनर्जी कितनी है मेरी, m इंटू जी इंटू 0.5 इज इक्वल टू m इंटू s कितना दिया हुआ है, 800। ठीक है, इंटू डेल्टा टी कितना होगा, ms डेल्टा टी, बॉल इज ड्रॉप। ठीक है, ms डेल्टा टी अपने को निकालना है। क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा, बोलिए। 16 नंबर क्वेश्चन, इज इट क्लियर।
हो जाएगा? चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 17 देखते हैं पहले, 16 हो गया। मैंने बोला जो एनर्जी लूज हुआ है उसका 40% एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, 17 में स्नेहा ने एड्रेस किया, देखते हैं। कॉपर क्यूब है, इतना स्लाइड्स ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेट, इक्वेशन इतना कांस्टेंट पे assume that any loss of mechanical energy goes into the copper block as thermal energy, find the temperature slide down। ठीक है, देखो नहीं इसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन लगाने की जरूरत थी क्या? सीधा सीधा मैं कह रहा हूं कि एक कॉपर क्यूब है जो 37 डिग्री की इंक्लिनेशन पे नीचे आ रहा है, ठीक है, और कितना डिस्टेंस आ रहा है? 60 सेंटीमीटर आ रहा है। एक एम मास कितना आ रहा है? 60 सेंटीमीटर आ रहा है, मान लो 0.2 kg है मेरा। मैं कह रहा हूं आप खुद सोचो ना कि कोई बॉडी अगर एक सेम स्पीड से आ रहा है, अगर मैं कह रहा हूं कोई बॉडी अगर सेम स्पीड से आ रहा है, तो सेम स्पीड से आ रहा है तो कितना मैकेनिकल एनर्जी का लॉस क्या होगा इस यहाँ पे? तो खाली ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा। अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आने के बाद इसका चेंज काइनेटिक में थोड़े हो रहा है, खाली पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका लेंथ L है तो ये L sin 37 होगा, यानी अगर मैं बोलूं तो ये 60 सेंटीमीटर है, sin 37 का वैल्यू कितना है? 3/5 है, ये कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी मेरा हाइट दिया हुआ है, तो क्या हम चेंज इन एनर्जी को सीधा सीधा क्या नहीं कह सकते? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ, पहले पोटेंशियल था और अभी जीरो हो गया, तो कितना हो गया? m इंटू जी इंटू एच। मैकेनिकल एनर्जी का लॉस खाली पोटेंशियल का लॉस है, काइनेटिक तो है ही वही वाला। तो मास मेरे पास कितना है? 0.2, जी का वैल्यू कितना है? 10, और हाइट कितना है? 0.36। ये मेरे टोटल एनर्जी का लॉस है। क्या इसको हम टोटल एनर्जी के लॉस को ms डेल्टा टी से मल्टीप्लाई इक्वेट नहीं कर लेंगे? अगर टेम्परेचर का चेंज निकालना है तो क्या ms डेल्टा टी से नहीं कर लेंगे? हर चीज में फ्रिक्शन की जरूरत कहां पड़ी? बोलिए। सर मैंने क्या किया कि mg sin 37 ले लिया और उससे फ्रिक्शन फोर्स निकाल दिया, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट दे रहा है तो उससे वर्क डन निकल जाएगा और उससे इक्वेट कर दिया। मतलब आंसर वो वर्क डन भी चेंज इन एनर्जी के इक्वली होगा, है ना? यही है, ठीक है। सेम आ रहा है। लॉजिक समझ में आ गया ये भी? ठीक है, चलो। काफी लोगों का डाउट था इसमें। मैंने बोला कि वहां ऊपर से नीचे आ रहा है, खाली पोटेंशियल कम है, पोटेंशियल चेंज एनर्जी ही कन्वर्ट हुआ है किसमें? थर्मल एनर्जी में। लास्ट क्वेश्चन बच्चों 18 में काफी लोगों को डाउट है। अ मेटल ब्लॉक है दिया हुआ, डेंसिटी सस्पेंडेड थ्रू अ स्प्रिंग, और स्प्रिंग कांस्टेंट इतना। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज डिप्ड इन वेसल, केप्ट इन द वेसल। वाटर हैज मास इतना एंड ब्लॉक इज एट हाइट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। द सपोर्ट ऑफ द स्प्रिंग इज ब्रोकन, व्हाट विल बी द राइज इन टेंपरेचर ऑफ द वाटर? ठीक है, ठीक है। व्हाट विल बी द राइज ऑफ टेंपरेचर इन द वाटर? बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है यहाँ पे कि मान लीजिए बच्चों कि एक मेटल ब्लॉक है, ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, डिप्ड इन वाटर एंड वेसल, ठीक है। मान लेते हैं कि ठीक है, एक पूरा एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही पूरा डिप्ड इन वाटर है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक मास है था, और मास अभी 40 सेंटीमीटर पे था, 40 सेंटीमीटर पे था, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सी बात है कि जब हम लोग ये पूरा का पूरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिए हुए हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या लग रहा है। एक तो लग रहा होगा FB लग रहा होगा, एक क्या लग रहा होगा? वेट लग रहा होगा, और एक इसमें डिस्प्लेसमेंट kx लग रहा होगा। तो क्या होगा? ऊपर में क्या लग रहा होगा? kx लग रहा होगा। यानी एक बात तो तय है कि kx प्लस FB मस्ट बी इक्वल टू वेट। कोई दिक्कत है क्या इसमें? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सब लोग को डाउट है इसमें। मैंने बोल रहा हूं इसमें किसी को दिक्कत है क्या कि ऊपर में स्प्रिंग फोर्स लगेगा, बायंसी लगेगा, इक्वल्स टू क्या होगा? वेट होगा, ठीक है। कई लोगों को यहाँ पे फ्लूइड जो नहीं पड़े उनको दिक्कत आ रही होगी। मैं कह रहा हूँ बायंसी फोर्स सबको पता है कि एक बायंसी फोर्स लगता है बॉडी में, लिक्विड में अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बायंसी फोर्स कहते हैं। तो kx प्लस FB इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं हम लोग? वेट कह सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका टोटल का फोर्स हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि ये आपका ये टोटल जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लगाया आपने,
तो इससे आप x निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो। तो क्या x निकाल लोगे तो क्या आप स्प्रिंग की एनर्जी नहीं निकालोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर? क्या स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है निकल जाएगा क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये हाफ के एक्स स्क्वायर है और अभी ये ग्राउंड से ये बॉडी क्या है, किसी हाइट पे है, तो कितना हो जाएगा, mgh भी है इसका, ठीक है। तो दो एनर्जी है इसके पास, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस mgh। लेकिन जब वो टूट जाएगा तब यही बॉडी कहां, ग्राउंड में आके रह जाएगा क्या? तो ग्राउंड में जब आ जाएगा तो इसके पास अब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0, और स्प्रिंग के पास एनर्जी कितना हो गया, 0। तो क्या सारी की सारी एनर्जी थर्मल हीट में नहीं कन्वर्ट हो जाएगी? क्या ये पूरा का पूरा एनर्जी क्या थर्मल हीट में कन्वर्ट नहीं होगा क्या, ms डेल्टा टी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? मैं फिर से बोल रहा हूं, दो ही एनर्जी है, एक स्प्रिंग के अंदर एनर्जी है जो जिसके लिए आपको x निकालना पड़ेगा, और दूसरा आपके पास एनर्जी है हाइट की वजह से mgh। जैसे ही कट करेंगे तोड़ेंगे वैसे ही हमारे पास दोनों एनर्जी खत्म हो जाएगी, ना पोटेंशियल बचेगा ना हमारे पास स्प्रिंग एनर्जी बचेगी। बोलिए क्लियर है क्या? दोनों एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हमारी किसमें, थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ms डेल्टा टी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? अब हर्ष आपको मैं लास्ट में टाइम दूंगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है? हर्ष थोड़ा वेट करना, लास्ट में रुक जाना थोड़ा सा। बच्चों जल्दी से हम लोग अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? लेट्स फोकस ऑन आवर टॉपिक, लेट्स फोकस ऑन हमारे कंडक्शन वाले पार्ट पे, ठीक है? लास्ट क्लास हम लोग कंडक्शन पढ़ रहे थे। देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉपिक में आगे बढ़ने के लिए जो मिनिमम कंडीशन है कि आप रेगुलर क्वेश्चंस को बनाते रहो। अगर आप क्वेश्चन नहीं बना रहे हो देन यू आर लूजिंग एवरीथिंग, ठीक है? आई जस्ट एक्सपेक्ट कि इस लॉकडाउन में जब भी 1-2 वीक और चलेगा हार्डली, आप क्वेश्चन बनाना छोड़ रहे हो, देन यू आर लूजिंग एवरीथिंग। इस पे ध्यान दें आप, ठीक है? राहुल पहले वाला दिखाइए, क्या कौन सा, अच्छा ये, ओके जल्दी नोट कर लो फिर मैं आई एम मूविंग है। हमारे पास टाइम है 15-20 मिनट, विल ट्राई की थ्योरी पढ़ ले अगले दिन और कुछ क्वेश्चंस कर ले हम लोग। चल बढ़िया। तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है जल्दी से कंडक्शन में शॉर्ट रिकॉल दे देता हूँ, ठीक है? बच्चों हमने पढ़ा था कि मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी जो है वो टेम्परेचर 1 पे T1 थीटा 1 पे है, दूसरा वाला टेम्परेचर थीटा 2 पे, हायर है लोअर है, ठीक? हमने बोला कि ऑब्वियसली अगर थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है, थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है, तो क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, हीट का फ्लो होगा। और हीट का फ्लो कैसे होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। हीट के फ्लो को हमने फॉर्मूला हमने लिखा था, याद करिए, K इंटू A इंटू डेल्टा थीटा अपॉन L, ठीक है? हमने हीट करंट का फॉर्मूला लिखा था, याद रखिएगा। मैंने बताया था कि H को कहते हैं हम लोग हीट करंट या कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट। क्लियर है? हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बताया था, ठीक है? हमने बोला था कि क्यों ना इसको हम लोग बात किया जाए एक रेजिस्टेंस की तौर पे, एक वोल्टेज पोटेंशियल करंट की तरह देखें हम लोग इसको। हीट करंट है, ये भी एक तरीके से करंट है, तो हम लोग इसको करंट की तरह देख रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में बात किया था ये करंट जब फ्लो करता है तो कैसे फ्लो करता है। करंट के फ्लो करने के लिए सीधा सीधा कंडीशन होता है कि इसके दोनों एंड पे क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और एक क्या होता है, आई होता है, और एक क्या होता है, आर होता है, ठीक? ये V1 होता है और ये क्या होता है, V2 होता है। सीधा हिसाब है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे अगर गौर से देखो तो यहाँ पे हमारी हालत क्या है, हमारी हालत बेसिकली क्या है, वो भी इसी तरीके की है कुल मिला करके। हमारा एक टेम्परेचर थीटा 1 है, दूसरा टेम्परेचर थीटा 2 है, बीच में हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है, और रास्ते में क्या है, मेरा करंट है जो जा रहा है, ठीक? तो हमने देखा था फॉर्मूला अपना कि अगर हम लोग इसको लिखें कि H इक्वल्स टू एच आई, या हम लोग लिखे सीधा सीधा कि डेल्टा थीटा इक्वल्स टू L बाई के इंटू H, ठीक है? तो हमने इसको देखा था, हमने लिखा था डेल्टा थीटा इक्वल्स टू L बाई के को हमने नाम दिया था थर्मल रेजिस्टेंस इंटू H। याद करिए V इक्वल्स टू IR के फॉर्मूले पे बेस्ड हो गया, ठीक है? तो हमने एक आपको जो जनरल फॉर्म बताया था कि इसको हम करंट के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं, और हमने बताया था इसके लिए जनरल फॉर्मूला जो हमारे काम का फॉर्मूला है वो है डेल्टा थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इनटू हीट करंट।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको हम लोग अभी यूज करने वाले हैं अभी तुरंत। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि मान लो एक कंडक्टर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्लास में काफी क्वेश्चन किए थे हम लोग, एक कंडक्टर हो कोई मसला नहीं। लेकिन बच्चों अगर मान लो कि एक कंडक्टर से ज्यादा कंडक्टर हो तो क्या करेंगे, इसके लिए टॉपिक शुरू होता है कंडक्टर्स इन सीरीज। कंडक्टर्स इन सीरीज पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या है। तो बच्चों मैंने बोला कि हमने क्या किया कि हमने एक ले लिया θ1 हायर टेम्परेचर और एक θ2 ले लिया, हमने दो टेम्परेचर ले लिया और ये बहुत आसान टॉपिक है, मजा आएगा सब बनाने में। हमने बोला कि मान लीजिए बच्चों कि ये हायर टू लोअर है, तो इसका एक बात तो तय है कि हीट का क्या होगा, फ्लो होगा, हीट का फ्लो होगा पूरा का पूरा दोनों तीनों रॉड्स के थ्रू। तो अगर मैं बोलूं तो जो हीट पहले से दूसरे में जाएगा वही दूसरे से तीसरे में जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि इन सीरीज अरेंजमेंट, इन सीरीज हीट करंट would remain same, heat current would remain same। एक बात तय है कि तीनों में, सीरीज में सबसे जो खास बात होती है कि पूरे रास्ते में हीट करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और मान लिया कि हीट करंट क्या रहेगा, कुछ h रहेगा, हीट करंट वुड रिमेन सेम। ठीक बात है। अब बच्चों हमने इसको ऐसे देखा कि मान लो हीट करंट अगर सेम है मेरे पास, ठीक है, हीट करंट सेम है, तो अब हमारा टेम्परेचर डिफरेंस को देखें। तो मान लेते हैं कि हम इस इंटरफेस को मान लेते हैं कि यहाँ पे θ3 है और यहाँ पे θ4, ये दोनों अननोन प्लेसेस हैं जहां का हमको टेम्परेचर नहीं पता है। ठीक है, तो हीट करंट जरूर सेम है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंसेस आर डिफरेंट, टेम्परेचर डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, वो सब अलग अलग रहेगा। टेम्परेचर डिफरेंसेस आर डिफरेंट, ठीक है, आर डिफरेंट। अच्छा अगर मैं बोलूं कि तीनों जो दिख रहे हैं आपको, तीनों का एक बार थर्मल रेजिस्टेंस निकाला जाए, तो मैं कहूंगा कि ऊपर वाले का लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है और इसका लेंथ L3 है, इसका K1 है, इसका K2 है और इसका K3 है। और सीरीज में तीनों का एरिया हम क्या ले लिए, सेम ले लिया। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मेरा तीनों का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये कितना होगा, R1 कितना होगा, L1 बाई K1 इंटू A। अगर मैं बात करूं R2 इक्वल टू कितना होगा, L ही लेना है अपने को लेंथ, तो क्या लिख सकते हैं, L बाई K2 इंटू A। और R3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, L बाई K3 इंटू A। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तीनों का थर्मल रेजिस्टेंस क्लियर है हमारे पास। तो बच्चों क्या ये सीरीज में है, तो क्या इसको हम लोग नहीं कह सकते क्या तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं? बच्चों क्या हम कह सकते हैं क्या ये तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं? क्या किसी को दिक्कत है क्या इसमें? एकदम सीधा सवाल सोचो, क्या रॉड लगा होना को कह सकते हैं क्या कि तीन रजिस्टर लगे हुए हैं सीरीज में? मैंने बोला था कि हर रॉड एक रजिस्टर की तरह काम करेगा जो हीट के फ्लो को रोकेगा। तो तीन रॉड जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं, तो क्या सबको आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नहीं याद है सीरीज में? याद है कि नहीं बता दो, क्लास 10th इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने लोग को याद है? आर इक्विवेलेंट क्या होगा इन सीरीज में? तीन रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगाए गए हैं तो क्या आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधा सीधा नहीं हो जाएगा? बोलिए। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, प्लस L बाई K2 इंटू A लिख सकते हैं ना, प्लस L बाई K3 इंटू A लिख सकते हैं ना? बोलिए बच्चों, क्लियर है? ठीक, एकदम क्लियर, बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या लिख दिया कि भाई सीरीज में लगा हुआ है तो आर इक्विवेलेंट ऐड हो जाएगा। करंट से सोचोगे तो जल्दी बनता है, टॉपिक समझ में आता है। अब क्या हो गया कि तीनों का रजिस्टर, तीनों का सम ऐड कर दिया। अब इक्विवेलेंट क्या होगा? इक्विवेलेंट के लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि हम तीनों रॉड को मिला करके एक ही ले लेते हैं। ठीक है, तीनों का लेंथ L1 है, एक का L2 है, तीसरे का L3 है। ठीक है, लेंथ सबका अलग अलग है, लेंथ सबका अलग अलग है। ठीक, तो मैंने तीनों को मिलाकर के क्या बना लिया, एक L1 प्लस
L2 प्लस L3 इक्वल लेंथ का बना लिया। एरिया मान लिया कितना A है, L A है, और मान लिया इसका K जो है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब याद रखिएगा बच्चों, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाएगा वो K इक्विवेलेंट पूछा जाएगा। तो बच्चों अगर R इक्विवेलेंट हमको निकालना हो, हमको R इक्विवेलेंट कोई पूछता है तो क्या होगा, L इक्विवेलेंट L बाई L1 प्लस L2 प्लस L3 बाई K इक्विवेलेंट इनटू A। तो क्या नहीं लिख सकते हैं क्या हम लोग, L1 प्लस L2 प्लस L3 बाई K इक्विवेलेंट इनटू A इज इक्वल टू L1 बाई K1 इनटू A प्लस L2 बाई K2 इनटू A प्लस L3 बाई K3 इनटू A। सबसे पहले A कैंसिल कर देते हैं हर तरफ से, तो जो फाइनल फॉर्मूला बनता है हमारा, जो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनता है दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 बाई K इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3। याद रखिएगा बच्चों, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, खाली याद रखना है कौन सा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। याद रखिएगा एक तरह का जो सवाल इसमें आ सकता है वो K इक्विवेलेंट निकालने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक एक करके आते हैं। मधुरेंद्र, अर्पिता का सवाल लेता हूं, मधुरेंद्र फिर आता हूं आपके पास। बोलिए अर्पिता। सर वहाँ पे आपने R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन K इक्विवेलेंट कैसे ले? मैं तो R बाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, L बाई K होता है। हाँ। अच्छा ये मैं कह रहा हूँ इक्विवेलेंट लेना चाहता हूँ, तो मैं तो ऐसा चाहूंगा कि तीनों रॉड के बराबर हो रॉड। मैंने कहा कि एक ऐसा रॉड लिया जिसका लेंथ जो है वो तीनों रॉड के मिला करके है। क्या था, L1 था, L2 था, L3, तीनों को मिला देंगे तो कितना लेंथ होगा टोटल, L1 प्लस L2 हो जाएगा ना। एरिया तीनों का सेम ही था तो एरिया ऐड नहीं होगा, सही है क्या, हो जाएगा। मधुरेंद्र आपका एक सवाल है कि सर R इक्वल्स टू L अपॉन कैसे है। अच्छा ये मधुरेंद्र आपको लास्ट क्लास याद करना पड़ेगा, मैंने बताया था एक कंडक्टर के थ्रू जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो होता है L अपॉन K इंटू A। थर्मल रेजिस्टेंस होता है L अपॉन K। ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि कभी सीरीज की बात होगी तो आपसे जो पहला सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा K इक्विवेलेंट निकालो। तो K इक्विवेलेंट निकालने का ये तरीका हुआ। और भी दो सवाल और पूछे जाएंगे, मैं तुरंत बताऊंगा। अभी दो तीन तरह के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, तीनों हम करेंगे। पहला जो सवाल आएगा वो होता है इक्विवेलेंट K बताने के लिए, फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। श्रेयांश ने बोला कि सर एरिया, देखो सीरीज में अगर ये रेजिस्टेंस भी याद करोगे ना तो सीरीज में जनरली हम लोग एरिया सेम लेते हैं, ठीक है, और पैरेलल में लेंथ सेम लेते हैं। ठीक है, पैरेलल में लेंथ सेम और सीरीज में एरिया सेम लेते हैं, क्योंकि हमने माना है कि वो एंड टू एंड ज्वाइंट है। ठीक है, बोलिए आकांक्षा। सर वहाँ पे आप R इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट A लिए हैं क्या? ए लिए हैं, बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैं ऐसे समझिए, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको, आप लोगों को यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं म्यूट मत करना बेटा, एक मिनट म्यूट मत करना। मैं कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जो तीनों रॉड को रिप्लेस करके एक ही रॉड लग जाए, इक्विवेलेंट रॉड। तो तीनों को रिप्लेस करेगा तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए, क्या तीनों के बराबर होना चाहिए सम के। L1 प्लस कितना होना चाहिए, L2 प्लस क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया A ही नहीं रह जाएगा क्या। तो क्या आप इसका इक्विवेलेंट निकालोगे और इसका K मान लेते हैं कितना है, K इक्विवेलेंट नहीं निकल जाएगा, बोलिए। ठीक है बच्चों जल्दी लिख लो इसको, तब हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे। तो सीरीज में अपने को समझना है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट करना है इसको। पहला जो चीज हमने निकाला है वो निकाला है K इक्विवेलेंट। हमने देखो अभी तक जो क्वेश्चन किए थे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, लेकिन आगे भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल पैटर्न का सवाल आता है।
बच्चों लिख लो तो से यस सो दैट वी कैन गो अहेड। ठीक है, चलो बच्चों समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे। ये समझ गए हम लोग तो अगले दिन इसी से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास दो रॉड्स हैं, दो रॉड सीरीज में लगा दिया, एक θ1 है और एक θ2 है, ठीक। और आपसे बोलेगा कि दोनों सरफेस जहां पे कनेक्ट हो रहा है इस टेम्परेचर को निकालो। इसको कहते हैं टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। हेडिंग डाल लीजिए टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, ठीक। कैसे निकालेंगे बच्चों? एक बात तो आप मानते हो कि दोनों रॉड सीरीज में है, तो दोनों रॉड सीरीज में है तो हीट का करंट दोनों में सेम ही होगा, हीट करंट वुड रिमेन सेम, इतना तो तय है। दोनों में आई सेम रहेगा, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं दोनों में सेम रहेगा। मान लेते हैं इसका लेंथ L1 है और इसका लेंथ L2 है, इसका एरिया A है। तो मैं एक बात तो तय है कि दोनों में जो क्या सेम रहेगा, तो दोनों में हीट का फ्लो सेम रहेगा, सही बात है। अच्छा हीट का फ्लो क्या होता है, तो पहले वाले को देखते हैं, ठीक है। H1 वुड रिमेन इक्वल टू H2। तो पहले वाले में देखें तो क्या हो जाएगा, K1 इंटू A के A, डेल्टा थीटा कितना होगा, तो θ1 माइनस θm बाई कितना हो जाएगा L1 इज इक्वल टू, दूसरे वाले में देखो कितना हो रहा है, दूसरे वाले में हीट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो क्या लिखेंगे K2 इंटू A θm माइनस θ2 बाई L2, खत्म। बस इतना ही करना है अपने को, क्योंकि अब आपका एरिया कैंसिल हो जाएगा, अब आपको आराम से θm निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, K1 बाई L1 इज इक्वल टू K2 बाई L2, सॉरी मैं K1 बाई L1 θ1 माइनस θm मस्ट बी इक्वल टू K2 बाई L2 θm माइनस θ2। मैं कह रहा हूं कुछ याद मत रखो, लॉजिक बस इतना याद रखो कि दोनों में हीट करंट वुड रिमेन सेम। सीरीज की खासियत ही यही है कि हीट करंट दोनों में क्या होगा, सेम होगा। करंट को इक्वेट कर देंगे, अगर आपने इसको करंट के तौर पे सोच लिया तब तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। याद रखिएगा कि करंट के साथ इसकी एनालॉजी क्या है, V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I है आपका हीट करंट और R कितना है आपका L बाई KA। अगर आपने इसको करंट के तौर पे सोच लिया देन क्वेश्चन इज ओवर। ये टॉपिक का इजी अगर करना है तो सिर्फ इसको करंट के तौर पे सोच लो। सीरीज में है, सीरीज में है तो दोनों में करंट सेम होगा, एक ही लॉजिक है खाली। इज इट क्लियर? कई बार तो इसको रजिस्टर के तौर पे भी बनाया जा सकता है, कई बार इसको रजिस्टर के तौर पे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट बच्चों, ये है टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, ठीक है। अगले दिन जब शुरू करेंगे तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे अगले दिन, ठीक है। अगले दिन डिटेल में इस टॉपिक में जाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। जब नेक्स्ट डे मिलेंगे तो सब लोग प्रिपेयर्ड होकर आइएगा, अगले दिन इसको टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, पैरेलल पढ़ेंगे और पैरेलल पढ़ने के बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके हर्ष आपका डाउट था 9th नंबर क्वेश्चन में। बच्चों स्लाइड तुरंत अपलोड कर दे रहा हूं। हर्ष हर्ष बोलो, हर्ष सॉरी हर्ष रेज योर हैंड। ओके बोलो हर्ष। यस सर, क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट था, आप एक बार उस स्लाइड पे जाते तो। हाँ बोलो हर्ष। यस सर, थोड़ा इस क्वेश्चन में कनेक्ट हो गया था। बोल रहा था कि एक हीट का टेम्परेचर की कमी आ रही है वाटर में, कहां से 20 से 5। यस सर। तो 20 से 5 निकाल हो रहा है तो कुछ हीट लिबरेट करेगा वो, हाँ ठीक है। अंजलि अंजलि को जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू अंजलि, के इक्विवेलेंट का फार्मूला K1 एंड K2 के टर्म्स में फार्मूला है, बिल्कुल अंजलि
यही याद रखना है, K1 और K2 के बारे फॉर्मूला याद मत रखो, इधर सीधा R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रखो, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, K इक्विवेलेंट अपने आप निकल जाएगा। ठीक है जी, खैर हर्ष आप पे आ रहे हैं, तो क्या ये हीट लिबरेटेड निकाल लोगे क्या पानी से? हर्ष अनम्यूट हो गए क्या? हर्ष रेज योर हैंड। हाँ चलो हर्ष, तब मैं कह रहा हूँ निकल जाएगा। हीट लिबरेटेड निकल गया, और यही हीट लिबरेटेड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? तो mgh पोटेंशियल एनर्जी। हाइट रेज करने के लिए, क्या इक्वेट नहीं कर देंगे? ओके सर, मतलब यहाँ से 15 डिग्री सेल्सियस लेके उसके बाद उसे इक्वेट कर देंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये, Yes, हीट sir. इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, थर्मल एनर्जी। ओके सर। हाँ एक सवाल हर्ष, रुक जाओ हर्ष, हर्ष अनम्यूट कर रहा हूं मैं, मृगांक को भी अनम्यूट कर रहा हूं। एक सवाल पूछा है, शायद उसका सवाल मेरे से नहीं तुमसे ही है। मृगांक अनम्यूट कर रहा हूं। मृगांक अनम्यूट कर रहा हूं, अनम्यूट हो जाओ चलो। हर्ष एज वेल। ठीक है, मृगांक ने सवाल पूछा है कि सर क्वेश्चन नंबर 17 में जब आपने बोला कि सर इसको हम सॉल्व करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, ठीक है, तो मृगांक का सवाल है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो दिया ही नहीं है, तो फ्रिक्शन का यूज कैसे किया आपने? नो सर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से मैंने नहीं किया। फ्रिक्शन अपोजिट टू द मोशन लगता है, मतलब अगर बॉडी आगे जा रहा है तो पीछे लगेगा। तो मैंने क्या किया कि ये जो 37 है उसको mg 37 में ब्रेक कर दिया, sin 30। fr इज इक्वल टू mg sin 37 आ गया। बिल्कुल ठीक है। सवाल है और मृगांक तुम्हारा कुछ? सर जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ने के पहले ऐसे ही पढ़ते थे तो उस पर भी फ्रिक्शन कहाँ दिया रहता था नॉर्मल सरफेस पर। मैं कह रहा लेकिन ये सरफेस है ना। हर्ष जो मेथड सॉल्व किया उसका मैं तोड़ बताता हूँ क्या है। हर्ष ने कहा कि जो mg sin थीटा लग रहा है वो म्यू mg cos थीटा के बराबर है, सही हर्ष? यस सर, म्यू mg sin 37। तो मुझे mg sin थीटा की जरूरत है, म्यू mg cos थीटा क्यों चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स तो मेरा mg sin थीटा क्लियर है ना। मैं कह रहा हूं मृगांक कि उन्होंने कहा कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा, तो व्हाई वुड यू नीड म्यू mg cos थीटा? ठीक है, जो उनका मेथड है, उन्होंने बोला कि मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना था, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए था। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज बेसिकली इक्वल टू mg sin थीटा, सही है मृगांक? यस सर। तो हो गया सॉल्व उससे भी, है ना, वो कहना चाह रहा हूं। दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट। ओके, लेट्स मीट टुमारो। कल हम लोग ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय बाय। बोलिए आकांक्षा। सर बोल रहे हैं कि हमको रोज रोज बोलना पड़ता है सर आपको कि सर ये आप रोज रोज ये क्लास क्यों नहीं करते हो फिर टाइम पे? क्लास टाइम पे करें। माय पॉइंट इज रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल, लेकिन आप चाहते हैं कि क्लास अपने चॉइस के हिसाब से करें आप। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। यू कांट डू योर क्लासेस ऑन योर चॉइस, तो आपको सफर भी करना पड़ेगा उसकी वजह से। वीडियोस तो सारे अवेलेबल है। यू आर नॉट डूइंग क्लासेस रेगुलरली, आप एक डाउट क्लास करते हो दूसरा नहीं करते हो, बोलना पड़ता है, व्हाट यू से भी बोलना पड़ता है। हैव अ नाइस डे बच्चों, वीडियो विल बी अपलोडेड सून।